Hello all, I am Dr. Mehuli Shatra and I welcome you all to our online platform Language Expert. We provide you assistance to fulfill your dream to be a teacher. आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे आफ्टर एप्पल पिकिंग। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का दूसरा पोइम है जो कि एमपीटीईटी के सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है आफ्टर एप्पल पिकिंग। ठीक है, ऑलराइट। तो ये जो पोएम है ये भी एक पोइट्री कलेक्शन से लिया गया है जिसका नाम है नॉर्थ ऑफ बॉस्टन। ठीक है, तो पोएट्री कलेक्शन एक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जिसका नाम है नॉर्थ ऑफ बॉस्टन। ठीक है, इस कलेक्शन से ये पोएम जो है ये लिया गया है। राइट, ओके। तो इस पोएम में हम देखेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बाकी पोएम की तरह फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है। ठीक है, सो देयर इज अ फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। फर्स्ट पर्सन मतलब जब स्पीकर जो है वो आई के द्वारा अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं ना, जो जब हम प्रोनाउन आई यूज होते हुए देखते हैं इसका मतलब वो फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं ना। नैरेटिव दैट इज अ स्टोरी। ठीक है, तो पोएम के थ्रू एक स्टोरी बोला जा रहा है, एक नरेशन बताया जा रहा है जिसमें फर्स्ट पर्सन के यूज किए गए हैं। ठीक है, तो जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हमने जो पहला पोएम हमने डिस्कस किया था दैट इज द रोड नॉट टेकन, उसमें भी फर्स्ट पर्सन नैरेटिव के यूज किए गए और इसमें भी फर्स्ट पर्सन नैरेटिव के ही यूज किए गए हैं। तो इसका जो लोकेशन है मतलब कहाँ ये पोएम लिखा गया था, आप लोग को पहले ही बताया गया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो न्यू इंग्लैंड के साथ उनको एसोसिएट किया जाता है ना। जैसे नॉवेलिस्ट जो है कुछ नॉवेलिस्ट ऐसे हैं जो रीजनल नॉवेलिस्ट के नाम से जाना जाता है, मतलब कुछ पर्टिकुलर रीजन पे ही उनके जो नॉवेल्स है वो फोकस्ड है। जैसे थॉमस हार्डी के वेसेक्स है और आर के नारायण की मालगुडी है, वैसे ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए है न्यू इंग्लैंड। ठीक है, उनको एक रीजनल पोइट बोला जाता है जिनकी पोएम जो है वो एक पर्टिकुलर रीजन पे आधारित है। ठीक है, तो इनका लोकेशन क्या है, दैट इज न्यू इंग्लैंड। ठीक है, ऑलराइट। अब हम क्या देखेंगे कि इस पोएम में बताया क्या जा रहा है। ठीक है, अगर हम पोएम की समरी लेके बात करेंगे तो ये पोएम एक एप्पल ऑर्चर्ड के बारे में बात करते हैं जहां पर पोइट जो है वो खुद ही मतलब आई प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली पर्सनल प्रोनाउन के द्वारा ही वो पूरी पोएम जो है वो बताया जा रहा है कि जो स्पीकर है पोएम का वो स्पीकर अपने ऑर्चर्ड में बहुत सारे एप्पल जो है वो प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, तो पूरे दिन भर उन्होंने एप्पल को तोड़ा पेड़ से एंड आफ्टर दैट ही गॉट वेरी टायर्ड, बहुत ज्यादा वो थक जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एप्पल जो है वो अनपिक्ड रह जाते हैं, मतलब उनको वो नहीं तोड़ पाते बिकॉज ही वॉज टू टायर्ड टू एग्जॉस्टेड। तो उनको थोड़ी बहुत नींद आने लगती है और उनको ऐसा लगता है जैसे शाम होने वाली है, नाइट वॉज अप्रोचिंग एंड इट सीम्ड लाइक अ विंटर नाइट, मतलब सर्दियों के मौसम में जैसे फील होते हैं नाइट के समय पे उनको बिल्कुल वैसे ही फील होने लगे, है ना। तो अब उनको ये पता था कि अगर वो सोएंगे तो वो किस तरीके की ड्रीम देखेंगे, उनके ड्रीम में भी बहुत सारे एप्पल्स ही वो देख पाए हैं। ठीक है, अच्छा, सोने से पहले उन्होंने एक वाटर कंटेनर जो है वहां से उन्होंने एक बर्फ का टुकड़ा उठाया और उस बर्फ से जो घास थे जो ग्रास थे उसको वो देखने लगे, है ना। तो वो सारी ग्रास जो है वो ग्रास में भी बर्फ ही बर्फ थे, स्नो कवर्ड ग्रास थे वो। तो उसके बाद फिर उनके सपनों में पूरा एप्पल ही एप्पल उनको दिखने लगे। ठीक है, तो क्योंकि उनका जो काम था वो हाफ डन हुआ था, मतलब फिर भी थोड़े बहुत एप्पल उनके पेड़ में रह गए थे, ऑर्चर्ड में रह गए थे, तो वो क्या है कि एप्पल की पेड़ में ही अपना लैडर जो है उसको रख के वो आ गए थे। एक बैरल भी था कंटेनर जिसमें वो एप्पल तोड़ के रखते थे, वो कंटेनर एक बैरल और भी रखा हुआ था बिल्कुल खाली जिसको वो भरे नहीं थे तब तक। ठीक है, तो ऐसे ही वो फिर सोने आए और उनको फिर अपने जो
जो एप्पल जो उनके ऑर्चर्ड में रह गए हैं, तो वो एप्पल के बारे में वो सोचने लगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा साउंड स्लीप भी उनकी नहीं हो रही थी, क्योंकि वो अपने एप्पल को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। उनको एप्पल बिन में डालने की आवाज आ रही थी, उनके कानों में गूंज रही थी। और इनफैक्ट एप्पल तोड़ते टाइम बहुत ही केयरफुली तोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर एक आध मतलब एप्पल जो भी नीचे गिर जाते हैं, फिर वो बिल्कुल यूजलेस हो जाते हैं। फिर उसको एप्पल सीडर बनाने के काम में ही यूज किया जा सकता है, वरना नहीं। ठीक है, उसके बाद जो पोइट स्पीकर है वो ये कहते हैं कि हमें ये नहीं पता कि हम जो ये सोने जा रहे हैं ये किस प्रकार की स्लीप है। ठीक है, वो एक एनिमल की जिक्र करते हैं जिसका नाम है ऊठचक। ठीक है, जो कि न्यू इंग्लैंड में ही देखने को मिलता है। तो ऊठचक ऐसी प्राणी है, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो कि विंटर सीजन में हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन मतलब होता है एक लंबी टाइम के लिए सोना, जिस टाइम पे ये जो एनिमल है ये बाहर नहीं आते हैं, है ना, ये बाहर दिखते नहीं है। तो ऊठचक जो है वो भी उनमें से एक ऐसी प्राणी है जो हाइबरनेशन में ऐसे ही चले जाते हैं। तो पोइट स्पीकर जो है उनको ये लग रहा था कि अगर ऊठचक अभी यहाँ पर होते तो वही बता पाते कि उनकी स्लीप जो है वो किस प्रकार की स्लीप है। क्या वो ऐसे ऊठचक की तरह हाइबरनेशन है या फिर नॉर्मल ह्यूमन स्लीप है। ठीक है, तो ये है पोएम की समरी। अब हम ये देखेंगे कि जैसे बहुत नॉर्मल एक पोएम, बहुत सिंपल एक पोएम है, बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में इस पोएम को लिखा गया है। क्या वो पोएम उतनी ही सिंपल है या इसके पीछे कुछ और इंटरप्रिटेशन है? ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो बहुत ही ऑर्डिनरी घटना को लेकर के अपनी पोएम में बताते हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ हिडन फिलोसॉफी जो है वो छुपे रहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इस पोएम में फिलोसॉफिकल मैसेज क्या पाया जा सकता है। ठीक है, ऑलराइट। एक तो अगर हम इस पोएम का सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन देखें, है ना, तो फिर हम ये देखेंगे कि इस पोएम को हम एक राइटर या ऐसे कोई भी जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं, लाइक पोएट और एनी अदर पर्सन हु इज क्रिएटिव, उनके साथ हम ये जो एप्पल पिकिंग का टास्क है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट अगर हम इसके सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन देखें, है ना, तो पहला क्या चीज आता है दिमाग में? पहला यही आता है कि दिस पर्टिकुलर पोएम इज अबाउट वर्क, देन accomplishment, and at the same time incompleteness, okay, and restlessness. Alright, यहाँ पर ये जो एप्पल पिकिंग का टास्क है, अगर हम इसको एक पोएम लिखने के टास्क के साथ कंपेयर करें, जैसे पोएट होते हैं वो जब पोएम लिखते हैं, अगर हम उसके साथ कंपेयर करें, ठीक है, तो फिर कैसा होगा? यहाँ पर एप्पल जो है दैट स्टैंड्स फॉर सम क्रिएटिविटी, है ना। तो जैसे पोएट पोएम लिखते हैं तो उनके दिमाग में भी कई आइडियाज होते हैं, है ना, एक आध आइडिया तो नहीं होते, बहुत सारे आइडियाज होते हैं। तो हम अगर पोएम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वहां पर एबंडेंस ऑफ एप्पल बोला गया है, मतलब ढेर सारे एप्पल जो है वो पोएट के ऑर्चर्ड में हुए हैं, है ना। तो 10,000 ऑफ एप्पल ऐसा एक्सप्रेशन दिया गया है पोएम में। तो इतने सारे एप्पल जो है वो किस चीज को रेफर कर सकते हैं, किस चीज को सिंबलाइज कर सकते हैं, है ना। तो ये हम देखेंगे एबंडेंस ऑफ एप्पल्स may stand for many ideas, है ना, ढेर सारा आइडिया जिसको लेकर के कोई भी राइटर को स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि राइटर एक टाइम पे कई सारे आइडिया उनके दिमाग में हो सकते हैं। तो ये जो एबंडेंस ऑफ एप्पल्स है ये राइटर के कई आइडियाज को रेफर या सिंबलाइज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? अनस्टेबल लैडर। ठीक है, एक और यहाँ पर बहुत जिस बात पे फोकस किया गया है, प्रायोरिटाइज किया गया है, एक ऐसा इमेज है अनस्टेबल लैडर। ठीक है,
मतलब एक तो पोएट जो है वो लैडर को अपने ऑर्चर्ड पे ही छोड़ के आए थे, साथ में वो ड्रीम में भी ये देख रहे थे कि उनकी लैडर जो है वो जैसे ही मतलब वो एक एप्पल से दूसरे एप्पल तक जा रहे थे उसको तोड़ने, तो उनका लैडर जो है वो हिल रहे थे, वो कम्प्लीटली स्टेबल नहीं थे, ठीक है। और साथ में क्या था कि उस लैडर पे चढ़ के उनके पैर में थोड़े बहुत दर्द भी हो रहे थे। तो इस चीज को हम कैसे इस क्रिएटिविटी के साथ हम एसोसिएट करें, ठीक है। तो जो अनस्टेबल लैडर किस चीज को सिंबलाइज कर सकते हैं, द क्रिएटिव पर्सन्स अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी किस बात की, कि कैसे अपने जो आइडियाज है, क्रिएटिव आइडियाज है, उसको वो एग्जीक्यूट करे, कौन से आइडिया पे वो फोकस करे, है ना। ये चीज यहाँ पर हो सकता है। उनका जो कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड है, ये जो अनस्टेबल लैडर है वो उस चीज को प्रेफर कर सकते हैं, है ना। कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड, राइट, ओके। नेक्स्ट और क्या है पोएम में, जैसे वहां पर ये भी बोला जा रहा है कि द वर्क वॉज वेरी टायरिंग, है ना। हालांकि पोइट खुद ही चाहते थे कि उनके इस बार का जो एप्पल हार्वेस्टिंग हो वो बहुत ज्यादा हो, बहुत अच्छे से हो, लेकिन जब इतने सारे एप्पल वो पिक करने जा रहे थे, तोड़ने जा रहे थे, तब उनको समझ में आया कि कितना डिफिकल्ट काम है ये, कितना टायरिंग काम है ये, ठीक है। तो हमेशा क्या है कि हम चाहते तो बहुत कुछ है कि बहुत सारे अचीवमेंट हो, लेकिन हमेशा उन चीजों के साथ आगे बढ़ना इतने भी आसान नहीं होते, है ना। तो टायर्डनेस जो है उनका, ठीक है, टायर्डनेस ऑफ द स्पीकर, है ना। तो दैट मे रेफर टू द डिफिकल्टी of the creative person to work with innumerable ideas, है ना। ढेर सारे आइडिया एक साथ लेके जब आप काम करने जाते हो तो फिर आपको डिफिकल्टी उठाने पड़ते हैं, है ना। वर्क विथ innumerable ideas, ठीक है। पोइट ये भी बताते हैं कि एप्पल तोड़ते टाइम उनको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है। केयरफुल क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी एप्पल नीचे गिर जाते हैं तो फिर वो यूजलेस हो जाते हैं। तो ये बात को हम क्रिएटिविटी के साथ कैसे एसोसिएट कर सकते हैं? ओके, तो अगर कोई आइडिया एग्जीक्यूट नहीं हो पाते फिर वो आइडिया वेस्ट हो जाते हैं, है ना। तो यही चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं। एप्पल्स फॉलन ऑन द ग्राउंड, ठीक है। नीचे जो एप्पल गिर जाते हैं वो किस चीज को सिंबलाइज कर सकते हैं? आइडियाज अनयूज्ड, गेट वेस्टेड, ठीक है। एक तो ये है, ओके। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट एक इमेज यहाँ पर दिया गया है पोएम में, दैट इज स्लीप, ठीक है। पोएट बार बार ये बोलते हैं कि स्लीप जो है उनको ये समझ में नहीं आता कि वो किस प्रकार की स्लीप है। क्या वो टेम्पररी स्लीप है जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत जरूरी होते हैं, है ना, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, काम करने से पहले, काम करने के बाद अपनी एनर्जी को फिर से मतलब उस लेवल पे लाना होता है। या फिर वो ऐसा स्लीप है जो कि काइंड ऑफ हाइबरनेशन है, जैसे कि उठ जाग करते हैं। तो हाइबरनेशन मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए, इटर्नल स्लीप समटाइम्स इट मे रेफर टू। तो किस प्रकार की स्लीप है? एक तो स्लीप, दूसरा है ड्रीम, ठीक है। पोइट ने ड्रीम की भी वहां पर रेफरेंस दिए हैं कि उनको पता है वो किस प्रकार के ड्रीम आप देखने जा रहे हैं अपने सोते हुए टाइम पे। तो अगर उनके सपनों में किस प्रकार के ड्रीम आ रहे थे कि बहुत सारे एप्पल्स जो है वो अपने सपने में देख रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो उनका जो हाफ डन वर्क था, जो वो ऑर्चर्ड में अपने 2-4 एप्पल छोड़ के आए थे,
वो जो चीज है वो उनको बार बार हॉन्ट कर रहे थे, वो सोते हुए भी एप्पल जो है उसी के बारे में सोच रहे हैं। इसका मतलब उनका स्लीप जो है दैट बिकेम अ डिस्टर्ब स्लीप, ठीक है, उनकी जो रेस्ट है वो प्रॉपर रेस्ट नहीं हुआ। तो इस चीज को हम क्रिएटिविटी के साथ कैसे एसोसिएट करें? अच्छा, इस चीज को हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे अगर कोई पोएट हो, कोई भी राइटर हो और वो अपने आइडियाज को नहीं सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उनके मन में वही चीज जो है वो हमेशा चलते रहता है, ठीक है। तो इसीलिए उनका जो ड्रीम है दैट स्टैंड्स फॉर डिस्टर्ब्ड स्लीप because the speaker was anxious about the work not done, ठीक है। एक तो ये हो गया, ओके। अब हम बात करेंगे स्लीप के बारे में। स्लीप के बारे में क्या बताया गया है कि दैट पोएट वाज नॉट श्योर व्हाट काइंड ऑफ स्लीप इट वाज, ठीक है। तो अगर इस चीज को भी हम क्रिएटिविटी के साथ एसोसिएट करें तो फिर हम क्या देख सकते हैं कि अगर वो ह्यूमन स्लीप है जैसे कि पोएम में मेंशन किए गए हैं, ठीक है, कि अगर ह्यूमन स्लीप है, इफ इट वाज अ ह्यूमन स्लीप, इसका मतलब ये है कि इट इज अ नेसेसरी रेस्ट विच एवरी पर्सन नीड्स बिफोर रिज्यूमिंग हिज और हर वर्क, है ना। तो कोई भी काम जब इंसान शुरू करने जाते हैं उससे पहले उनको थोड़ा रेस्ट चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमन स्लीप उसी को सिग्निफाई करते हैं, ठीक है, नेसेसरी रेस्ट, ठीक है। और अगर हाइबरनेशन की बात करें तो अगर हम हाइबरनेशन की बात करते हैं दैट मे रेफर टू अ लॉन्ग टाइम पॉज टू द राइटिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत लंबे समय तक नहीं लिख पाना, कोई आइडिया प्रोड्यूस ना करना, इसका एक टेक्निकल टर्म है दैट इज कॉल्ड राइटर्स ब्लॉक, ठीक है। राइटर्स ब्लॉक मतलब कभी कभी ऐसे फेज आते हैं जो राइटर होते हैं उनकी जिंदगी में जब वो और कोई नया आइडिया प्रोड्यूस नहीं कर पाते, और ऐसा फेज बड़े लंबे टाइम तक चलते हैं, ठीक है। कुछ नया और लिख नहीं पाते हैं, कुछ उनको और मतलब वो सोच नहीं सकते कोई नई चीजें, तो दिस थिंग इज कॉल्ड राइटर्स ब्लॉक। तो ये चीज भी हाइबरनेशन के साथ हम रिलेट कर सकते हैं अगर हम इसका इंटरप्रिटेशन कोई भी क्रिएटिव प्रोसेस के साथ रिलेट करें तो, ठीक है। इसका और भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है, जैसे द एंटायर पोएम मे रेफर टू द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। इस पूरे पोएम में हम जिंदगी और मौत की साइकिल को भी देख सकते हैं, ठीक है। साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, राइट। जैसे एप्पल है, ठीक है, अगर एप्पल को हम ह्यूमन लाइफ की रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, एप्पल्स मे स्टैंड फॉर लाइफ इटसेल्फ, है ना। अब लाइफ में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है एबंडेंस ऑफ एप्पल्स, बहुत सारे एप्पल हुए हैं, है ना, एबंडेंस ऑफ एप्पल्स, ओके। तो यहाँ पर पोइट ने खुद कन्फेस किया है कि वो खुद चाहते थे कि उनके इस बार की जो हार्वेस्ट हो वो बहुत अच्छे से हो। ऐसे ही हम जिंदगी में बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजों को साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन दैट बिकम्स अ डिफिकल्ट थिंग फॉर अस, वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल चीज बन जाती है, ठीक है। सो दैट इज एक्सपेक्टेशन एंड डिजायर, ठीक है, ऑलराइट। में ये बोला गया है कि जो लैडर वो छोड़ के आए थे स्पीकर, वो मतलब हेवन की तरह उसका पॉइंट, मतलब दैट लैडर वाज पॉइंटेड टुवर्ड्स द हेवन, ठीक है, मतलब हेवन को इंडिकेट कर रहे हैं वो। अब हेवन मतलब ऑब्वियसली दैट इज एन आफ्टर लाइफ, हेवन तो मतलब जीते जी कोई इंसान हेवन में नहीं पहुंच सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो आफ्टर लाइफ को इंडिकेट कर रहे हैं, है ना। तो जो लैडर है
ladder pointed towards the heaven, है ना। इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियसली इट इंडिकेट्स एन आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है, आफ्टर लाइफ, ओके फाइन। अब उस पोएम में हमने ये देखा है कि एप्पल हार्वेस्टिंग के टाइम है, जो कि मोस्टली ऑटम सीजन में होते हैं। साथ में हम कई बार वहां पर पूरे पोएम में विंटर सीजन के भी मेंशन पाए हैं कि जब रात आने होने लगी तो उनको ऐसा फील हो रहा था जैसे कि ये एक विंटर नाइट है, ठीक है। तो विंटर नाइट जो है वो लिटरेचर में मोस्टली डेथ के साथ उसको रिलेट किया जाता है, ठीक है। तो इस पोएम में दो सीजन की जो यूज हुए हैं, ऑटम को आप देख रहे हैं कि ऑटम में ऑर्चर्ड जो है एप्पल ऑर्चर्ड, जिसमें बहुत सारे एप्पल होते हैं, तो दैट इज लाइक फुल ऑफ लाइफ, मतलब कई सारे एप्पल है, फ्रूट है, पूरे ऑर्चर्ड जो है वो भरे हुए दिख रहे हैं, तो उसमें जिंदगी को सेलिब्रेट किए गए हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही एप्पल ज्यादातर तोड़ दिए गए, उसके बाद वो पूरे ऑर्चर्ड जो है बहुत सूना सूना सा दिख रहे थे, और साथ में विंटर सीजन के भी कई बार वहां पर मेंशन किए गए हैं। तो इसका मतलब उनकी जो स्पीकर की जो थॉट प्रोसेस है उसमें एक शिफ्ट हम देख सकते हैं, एक चेंज देख सकते हैं, दैट इज फ्रॉम लाइफ टू डेथ, ठीक है। ये शिफ्ट हमें नजर में आता है। तो दूसरा क्या है, मेंशन ऑफ टू सीजन्स, है ना, ऑटम एंड विंटर, ऑटम एंड विंटर, ठीक है, जो कि इसको हम मेनली ये देखेंगे क्योंकि वहां पर बहुत सारे फ्रूट्स के बारे में बात की जा रही थी, तो दैट इंडिकेट्स फुल ऑफ लाइफ, जबकि विंटर जो है दैट इज मोस्टली रिलेटेड टू डेथ, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि उनका जो ड्रीम है ना, ड्रीम ऑफ एप्पल्स, तो ये हम किस चीज के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, मतलब सपनों में भी उनको यही फील हो रहा है। अगर हम लाइफ और डेथ की साइकिल के साथ इसको रिलेट करें तो हम क्या है कि अगर हम स्लीप को यहाँ पर अगर डेथ के साथ एसोसिएट करें तो डेथ के पहले भी इंसान यही सोच के दुखी होते हैं कि उनको क्या काम वो अभी भी नहीं कर पाए हैं, क्या अभी भी अचीव नहीं हुआ है, तो दैट पर्टिकुलर थॉट कीप्स ऑन हॉन्टिंग अस, है ना। तो इस चीज को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये किस चीज के लिए सिग्निफिकेंस इसके है, द थॉट ऑफ द वर्ल्ड अनडन, ठीक है। Therefore, the man, most of the times, it happens that the man does not have a peaceful death, है ना। तो डेथ के टाइम पे भी उनके जो वो टाइम रहता है वो बहुत पीसफुल नहीं रहता, है ना, नॉट अ पीसफुल डेथ, राइट। अब नेक्स्ट जो है दैट इज इट हैज टू सिग्निफिकेंसेस। एक तो ये हो सकता है कि स्लीप मतलब टेम्पोररी स्लीप हो, लाइक ह्यूमन स्लीप। ह्यूमन स्लीप मतलब जो नेसेसरी रेस्ट होता है, इंसान को काम करने के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना, नेसेसरी रेस्ट, ठीक है। या फिर अगर हाइबरनेशन की बात किया जाए दैट मीन्स डेथ, ठीक है, इसका मतलब हुआ डेथ, राइट, ओके। नेक्स्ट एक और यहाँ पर हमें इमेज देखने को मिलते हैं, पोएम के एक लाइन में ये दिया गया है होली ग्रास, ठीक है, दैट इज अ फ्रेज विच हैज बीन यूज्ड इन द पोएम। व्हाट इज इट? इट इज होली ग्रास, ठीक है। सामने बताते टाइम में हमने आपसे कहा था कि पोएट जो है वो अपनी वाटर कंटेनर से एक बर्फ का टुकड़ा लेके घास की तरफ देख रहे थे, ठीक है। तो उसमें क्या दिखाई दिया, जो घास है उसमें भी बिल्कुल मतलब जो स्नो है उससे ढके हुए हैं, बर्फ से ढके हुए हैं ग्रास, ठीक है। तो ग्रास भी स्नो कवर्ड है।
तो अब स्नो कवर्ड होने के कारण ग्रास को होरी बोला जा रहा है। होरी मेनली वो होता है जब कोई ओल्ड पर्सन के बारे में हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं और बिल्कुल बाल सफेद हो गए हैं, व्हाइटिश कलर जो है उस चीज को रेफर करने के लिए हम होरी शब्द के यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ग्रास जो है क्योंकि वो स्नो कवर्ड है, ऐसा लग रहा है दैट इज वेरी मच लाइक एन ओल्ड पर्सन। ठीक है, जो कि उम्र के कारण आप बिल्कुल इररिलेवेंट हो गए हैं, यूजलेस हो गए हैं। तो इस चीज का हमें थोड़ा बहुत यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन है वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी वही डेट, डीके, ओल्ड एज, इन चीजों को ही रेफर करते हैं, है ना। डेट, डीके, ओल्ड एज। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, लैडर। अब लैडर में हम क्या देख सकते हैं कि अनस्टेबल है लैडर। ठीक है, तो अनस्टेबल लैडर का क्या मतलब है कि पहले तो ये है कि लैडर जो है वो एक आफ्टर लाइफ को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, कि देयर इज अ हेवनली आफ्टर लाइफ, लेकिन वो आफ्टर लाइफ का नेचर किस तरीके का होगा ये पोइट को वो बहुत ज्यादा श्योर नहीं हो पा रहे। तो अनस्टेबल लैडर मतलब अनश्योर about the nature of afterlife। ठीक है, the state after death, the state after death, कि जो आफ्टर लाइफ है वो किस प्रकार का हो सकता है। ठीक है, इस बारे में क्योंकि कोई क्लियर आइडिया नहीं है इसलिए वो अनश्योर है। ठीक है, जो भी स्पीकर है वो अनश्योर है। तो वो जो अनस्टेबल लैडर है उस चीज को हम इस चीज के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटरप्रिटेशन हम तब निकाल सकते हैं जब हम इस पूरी पोएम को लाइफ और डेथ साइकिल के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका एक रिलीजियस इंटरप्रिटेशन भी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस पूरे पोएम के रिलीजियस इंटरप्रिटेशन को लेकर। ओके, नाउ दिस इज अबाउट रिलीजियस इंटरप्रिटेशन। ओके, ऑलराइट, रिलीजियस इंटरप्रिटेशन हम इसमें कैसे निकाल सकते हैं। पहली चीज तो है लैडर। ठीक है, तो लैडर जो है कुछ क्रिटिक ऐसे मानते हैं कि ये जो लैडर है ये कहीं ना कहीं जैकब्स लैडर के साथ इसको कंपेयर किए गए हैं। ठीक है, जैकब्स लैडर। ठीक है, अब ये क्या कहलाता है। अच्छा, जैकब का नाम पहले पाया जाता है सबसे पहले द बुक ऑफ जेनेसिस में, है ना, द बुक ऑफ जेनेसिस। अब क्या बताया जाता है कि जैकब जो है ये इनको हम एक पैट्रियर्क या एंसेस्टर कह सकते हैं, किनके, इजराइलाइट्स के, है ना। तो इनको हम पैट्रियर्क या फिर एंसेस्टर बोल सकते हैं, किनका, ऑफ इजराइलाइट्स, है ना। ऑलराइट, तो जैकब्स लैडर में क्या था कि जैकब जो है उन्होंने भी अपने सपनों में लैडर देखा था जो कि हेवन और अर्थ को कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर लैडर का क्या फंक्शन है कि इट फंक्शंस एज अ ब्रिज बिटवीन द हेवन एंड द अर्थ। ठीक है, तो जो लैडर है, क्योंकि पोएम में भी हमने देखा है कि लैडर जो है वो स्काई की तरह, आसमान की तरह पॉइंटेड है, तो कहीं ना कहीं वो हेवन को जो इंडिकेट करने का जो वहां पर इंटरप्रिटेशन है वो हम निकाल सकते हैं उस इंटरप्रिटेशन को। ठीक है, तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस में हम पहले चीज ये देख रहे हैं कि लैडर जो है इसको जैकब्स लैडर के साथ कुछ कुछ क्रिटिक इसको रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर फिर लैडर का फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पर लैडर का फंक्शन हुआ लैडर एज अ कनेक्शन between the heaven
एंड द अर्थ। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरा, ओके, दूसरा जो प्रोमिनेंट यहाँ पर इमेज है दैट इज ऑफ एप्पल्स। ठीक है, दैट इज ऑफ एप्पल्स। अब एप्पल को जो एडम और ईव की जो कहानी है उसमें जो फॉरबिडन फ्रूट है वो पॉपुलरली एप्पल ही माना जाता है। मतलब लोग ऐसा मानते हैं कि वो जो फॉरबिडन फ्रूट थे जो एडम और ईव ने खाया था वो एप्पल ही है। ठीक है, तो इसीलिए एप्पल जो है वो एक सिंबल बन गया है। सिंबल ऑफ व्हाट? सिंबल ऑफ नॉलेज, सिंबल ऑफ टेम्पटेशन, है ना। तो ये यहाँ पर एक सिंबल बन गया है किसका? नॉलेज या कोई भी और टेम्पटेशन और एनी अदर टेम्पटेशन। ठीक है, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम पूरे पोएम की मीनिंग निकालने की कोशिश करें तो फिर क्या होगा कि ह्यूमन बीइंग जो है वो अपनी जिंदगी में कोई ना कोई टेम्पटेशन के पीछे दौड़ते रहते हैं कि हमको और चाहिए और चाहिए। ऐसा करते करते फिर एक समय पे वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, और फिर अल्टीमेटली क्या है कि जब उनके अंतिम समय आ जाते हैं, है ना, तब भी वो उन्हीं चीजों को लेकर बॉदर्ड रहते हैं। इसलिए उनकी डेथ के टाइम भी बहुत पीसफुल टाइम नहीं होते। फिर फाइनली उनको ये लगता है कि ओके देयर इज एन आफ्टर लाइफ, मतलब डेथ के बाद भी देयर मस्ट बी समथिंग, बट व्हाट इज दैट समथिंग? नोबडी नोज। क्या है डेथ के बाद ये किसी को नहीं पता, है ना। तो ओवरऑल ये जो पोएम है इसका रिलीजियस इंटरप्रिटेशन फिर ऐसे आएगा। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? ये तो हो गया इंटरप्रिटेशन, देन सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस, ये सारी चीजों के बारे में हमने बात किया। अगर हम सिंबल के बारे में बात करें तो यहाँ पर 3 प्रोमिनेंट सिंबल जो है वो यूज हुआ है। ठीक है, फर्स्ट एप्पल। एप्पल को आप यहाँ पर कोई भी क्रिएटिव वर्क के सिंबल के हिसाब से भी मान सकते हो या फिर ह्यूमन लाइफ इन जनरल, इस हिसाब से भी आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लैडर। ओके, लैडर का क्या काम है यहाँ पर? इट फंक्शंस एज अ कनेक्शन बिटवीन द हेवन एंड द अर्थ। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्लीप। अब स्लीप में क्या है कि स्लीप या तो नॉर्मल रेस्ट हो सकता है या फिर डेथ, है ना। ऑलराइट, तो ये तो सिंबल हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी जो फॉर्म है, जो स्ट्रक्चर है, क्या पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं या किस तरीके के मीटर यूज हुए हैं, है ना, क्या इसका स्ट्रक्चर है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट कंसर्न इज पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइस इस पोएम में बहुत सारे यूज हुए हैं, तो हम कुछ ही डिवाइस के बारे में बात करेंगे, बाकी जो है वो हम अपने नोट्स में डिटेल में उसको डिस्कस किए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट कंसर्न इज पोएटिक डिवाइस। ओके, पहला डिवाइस तो एल्यूजन है ना। एल्यूजन मतलब क्या है? जब हम दूसरा कोई टेक्स्ट या कोई इंसिडेंट को रेफर करते हैं एक टेक्स्ट के अंदर ही, तो उसको हम बोलेंगे एल्यूजन। तो इस पोएम में दूसरा कौन सा टेक्स्ट को रेफर किया गया है? एपरेंटली ये माना जाता है कि वो जो लैडर है वो जैकब का लैडर है, जो कि एक मैथोलॉजिकल फिगर है। तो क्योंकि उस पर्टिकुलर बुक ऑफ जेनेसिस के इंसिडेंट को रेफर किया गया है तो ये भी एल्यूजन कहलाएगा। ठीक है, सो रेफरेंस टू जैकब्स लैडर। ठीक है, ओके। दूसरा क्या है? एलिटरेशन, रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड, है ना। रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड। ठीक है,
अब ये कहाँ हम देख सकते हैं इस पोएम में, एकदम पहले लाइन में ही लिख सकते हैं, ठीक है। लाइन नंबर 1 to 2, इसमें हम ये देख सकते हैं कि लैडर जो है उसके बारे में ये बोला जा रहा है, स्टिकिंग थ्रू अ ट्री टूवर्ड हेवन स्टिल, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो जो टी वाला जो साउंड है वो रिपीटेडली यूज हो रहा है, स्टिकिंग थ्रू अ ट्री टूवर्ड हेवन स्टिल, ठीक है। तो ये हो गया एलिटरेशन। एलिटरेशन में भी हम देख सकते हैं कि एजोनेंस है एंड कॉन्सोनेंस है। एजोनेंस मतलब जब वावल साउंड रिपीट होते हैं तो एजोनेंस, और जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं तो कॉन्सोनेंट। तो इस पोएम में ये दोनों ही प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। वो कैसे? अच्छा, पहले हम बात करेंगे एजोनेंस को लेकर, है ना। एजोनेंस, ओके, रिपीटेशन ऑफ वावल साउंड, ठीक है। ओके, ये हमें मिल सकता है लाइन नंबर 18 में, राइट। ओके, लाइन नंबर 18 में क्या है? मैग्निफाइड एप्पल्स appear and disappear, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर जो ए वाला प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड है, वो बार बार यूज हो रहा है। मैग्निफाइड एप्पल्स, appear यहाँ पर 2 बार यूज हो रहा है, एंड disappear, ठीक है, एंड disappear। तो हम ये देख रहे हैं कि जो अ साउंड है, जो कि एक वावल, ऑब्वियसली ए वावल है, तो ये रिपीटेडली यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये एजोनेंस के एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हमें कंसोनेंस की एग्जांपल देखना है, ये हमें मिलेगा लाइन 3 to 5 में, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि देयर इज अ बैरल दैट I did not fill. Beside it, there may be 2 or 3 apples I did not pick अपन some bow, ठीक है, अपन some bow, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट, कौन से कॉन्सोनेंट रिकरेंटली यूज हो रहे हैं? ओके, बैरल दैट आई डिड नॉट फिल, beside it there may be 2 or 3 apples I did not pick up in some bough, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बी जो है ये रिपीटेडली यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सोनेंस हो गया। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म भी यूज हुआ है इस पोएम में, ठीक है। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, इसका क्या मतलब है? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि जो नॉन ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, उनके ऊपर ह्यूमन लाइक क्वालिटी को इम्पोज करना, ठीक है। सो एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन लाइक क्वालिटी, human like qualities to the non-human being, ठीक है। जैसे एनिमल हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वो एग्जाम्पल कहाँ मिलते हैं? जब पोएम के लास्ट क्लास में पोएट ये बोलते हैं कि अगर यहाँ पर ऊर्जाक होते तो वो बता पाते कि मेरी जो ये स्लीप है ये किस तरीके की स्लीप है,
लेकिन वो खुद ही हाइबरनेशन में चले गए, इसलिए अभी वो अवेलेबल नहीं है। तो ऊंटचाक एक प्रकार के एनिमल है, ठीक है। अब वो बोल सकते थे कि पोएट की जो स्लीप है वो किस प्रकार की स्लीप है। तो ये बोलना चालना ये सब ह्यूमन लाइक क्वालिटीज है ना, किसी चीज को समझना। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक ऊंटचाक एक एनिमल के ऊपर ये क्वालिटी को एट्रीब्यूट किए गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इसको हम बोलेंगे एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। द ऊंटचाक, ठीक है, ये एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। हाइपरबोल भी यहाँ पर यूज हुए हैं इस पोएम में। हाइपरबोल कहाँ यूज हुआ है? यू कैन फाइंड दिस इन लाइन नंबर 30, ठीक है, जहां पर हम ये देख सकते हैं कि पोएट ये बोल रहे हैं 10,000 fruit to touch, ठीक है, 10,000 fruit to touch, ऑलराइट। मतलब 10,000 में फ्रूट जो है वो ऑर्चर्ड में हुए हैं, आप उसको टच कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली इतने फ्रूट तो नहीं होते हैं ऑर्चर्ड में। हाइपरबोल की यही मीनिंग है कि कोई ओवर स्टेटमेंट होता है ना, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके बोलना, तो वो होता है हाइपरबोल, जिसको लिटरली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। मतलब एकदम जैसे बोल रहे हैं बिल्कुल एज इट इज उसको नहीं लेना चाहिए। हम बस उससे ये समझ सकते हैं कि अच्छा ढेर सारे एप्पल्स हुए थे, बट वाकई में 10,000 हुए थे कि नहीं, ये तो मतलब कहना मुश्किल है। मतलब दैट इज ऑब्वियसली एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो ये हाइपरबोल जो है इसके भी हमें यहाँ पर एग्जाम्पल मिलते हैं। अब अगर हम फॉर्म और मीटर को लेकर बात करें, अच्छा इसका फॉर्म क्या है? इस पूरे पोएम में एक ही स्टैंजा है, मतलब इसमें आप देखिएगा कि कोई पैराग्राफ डिवीजन नहीं है, एक ही सिंगल पैराग्राफ, एक ही सिंगल स्टैंजा है, जिसमें टोटल 42 लाइन्स है, ठीक है। तो सिंगल स्टैंजा ऑफ 42 लाइन्स। दूसरा क्या है कि जो स्टाइल है इस पोएम का वो बहुत ही कन्वर्सेशनल टोन है, वो है ना, कन्वर्सेशनल टोन है और फ्री फ्लोइंग है। आप देखना कई ऐसे लाइन आपको मिलेंगे जहां पर वो बीच में ब्रेक हुआ है, ठीक है, मतलब उसके लाइन के बिल्कुल एंड में नहीं बल्कि बीच में उसके पंक्चुएशन मार्क जो है वो देखा जा सकता है। मतलब ऐसा ये इसलिए मतलब किया गया है कि जो रीडर्स है वो ये चीज को समझे कि पोएट जो है वो ऑलरेडी स्लीपी फील कर रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा उनको नींद आ रही है। तो ऐसे में वो बिल्कुल एक फ्री फ्लोइंग और जो कन्वर्सेशनल इजी टोन है उसमें वो बात कर रहे हैं, बीच बीच में रुक जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल एक रियलिस्टिक टच देने की वहां पर कोशिश किए गए हैं, ठीक है। कन्वर्सेशनल टोन, ओके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि इस पोएम में मीटर कौन से यूज किए गए हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट मीटर तो आयम्बिक पेंटामीटर है, ठीक है, क्या है? आयम्बिक पेंटामीटर। इसका क्या मतलब है? आयम्बिक मतलब पहला वाला जो है वो अनस्ट्रेस्ड होगा और उसके बाद स्ट्रेस्ड होगा। पेंटामीटर मतलब वहां पे 5 मीटर रहेगा, पेंटा मतलब 5। लेकिन ये क्या है, कुछ लाइन में देखने को मिलते हैं और इसके साथ साथ उस पोएम में बहुत वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम कुछ 1-2 लाइन की स्कैन करके देखेंगे कि ये आयम्बिक पेंटामीटर कैसे बन रहा है, ठीक। अब हम अगर इस 2 लाइन को रिसाइट करें तो फिर कैसे आएगा ये? एंड देयर इज अ बैरल दैट I didn't fill beside it and there may be 2 or 3, ठीक है। सो ओवरऑल स्ट्रेस जो है वो सेकेंड फुट में ही आ रहा है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि ये आयम्बिक क्यों है, क्योंकि पहला पार्ट जो है ये अनस्ट्रेस्ड है और सेकंड पार्ट जो है वो स्ट्रेस्ड है। और आयम्बिक का डेफिनेशन अगर आप देखें तो वो वही है कि एक स्ट्रेस्ड पार्ट जो है उससे पहले एक अनस्ट्रेस्ड पार्ट रहेगा। सो वन अनस्ट्रेस्ड पार्ट इज फॉलोड बाय अनदर स्ट्रेस्ड पार्ट, ठीक है। तो वो हो जाएगा आयम्बिक। और पेंटामीटर क्यों है? क्योंकि 5 मीटर है, देयर आर 5 मीटर्स। कैसे? आप काउंट करें 1 2 3 4 एंड देन 5, ठीक है। तो इसीलिए ये आयम्बिक पेंटामीटर है। बहुत सारे वेरिएशंस भी हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं कि इट और एंड
ये दोनों के दोनों अनस्ट्रेस्ड है, ठीक है, इसलिए ये आयम्बिक पेंटामीटर नहीं है। और भी कई सारे इस पोएम के लाइन हैं जिसमें बहुत सारे एसिमेट्रिकल वेरिएशंस जो है वो देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।